Hi everyone, welcome to Global Online. This is अंकिता सूद. टीचिंग एप्टीट्यूड में डिफरेंट मॉडल्स ऑफ टीचिंग एक बहुत ज़रूरी टॉपिक है. इस वीडियो में हम अलग अलग मॉडल्स को बहुत आसानी से आपके साथ शेयर करेंगे ताकि इजीली आपके सारे कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर हो जाएं एंड आप अपकमिंग एग्जामिनेशन में आसानी से अच्छा स्कोर कर सकें. स्टूडेंट्स पेपर वन प्रिपरेशन के लिए एक कंप्लीट कोर्स हम लेकर आए हैं जहां पर आपको डेली लाइव लेक्चर्स के साथ पेपर से पहले पूरा सिलेबस तो कवर करवाया ही जाएगा, साथ ही 2018 से लेकर के 2024 तक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करवाए जाएंगे। हर क्वेश्चन के साथ आपको बहुत आसान ट्रिक्स बताऊंगी, इजी एक्सप्लेनेशन दूंगी, जिससे अगर आपके कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर नहीं है तो वो आसानी से क्लियर हो सकते हैं। कंप्लीट कंटेंट आपको हिंदी और इंग्लिश में प्रोवाइड करवाते हैं एंड इस कंप्लीट कोर्स की खास बात ये भी है कि आपको इसके साथ एक स्पेशल व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड किया जाता है, जिसमें आपको हर क्लास के बाद पीडीएफ मिल जाएगी एंड अगर कोई डाउट्स हो तो वो भी आप अपने टीचर्स के साथ इस ग्रुप में डिस्कस कर सकते हो। तो ये 2 व्हाट्सएप नंबर्स आपको दे रही हूँ, इन पर आप कॉल या मैसेज करके कॉन्टैक्ट कर लीजिए। साथ ही कुछ फ्री वीडियोस और मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने हैं तो जरूर ग्लोबल ऑनलाइन ऐप को डाउनलोड कीजिए। स्टोर सेक्शन पर सर्च बार में लिखना है आपको कोर्स का नाम, जो कि है असम स्लेट। देन कंटेंट पर जाकर आप देखेंगे कंप्लीट कोर्सेज अवेलेबल हैं एंड लाइव क्लासेस भी आपको मिलेंगी। अगर आप कभी लाइव क्लासेस ज्वाइन नहीं कर पाते हो तो परेशान नहीं होना है, आप सबके लिए ऑलरेडी रिकॉर्डेड वीडियोस इसीलिए बनाई गई हैं ताकि आपका कोई भी इंपॉर्टेंट टॉपिक मिस ना हो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के वीडियो सॉल्यूशन के साथ साथ आपको पीडीएफ फाइल्स भी मिल रही हैं, जिसमें कि ना सिर्फ आपके स्टेट के बल्कि अदर स्टेट के पेपर्स को भी इंक्लूड किया गया है और यह आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल है। फर्स्ट क्वेश्चन है, शूमैन्स मॉडल इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ टीचिंग मॉडल। शूमैन मॉडल किस चीज से जुड़ा है, किस मॉडल को बेसिकली ये फॉलो करता है, ये पूछा गया है। फर्स्ट ऑप्शन है पर्सनल बेसिस मॉडल, बिहेवियर ऑल्टरिंग मॉडल, इंफॉर्मेशन डेवलपमेंट मॉडल या फिर सोशल इंटरेक्शन मॉडल। देखिए स्टूडेंट, शूमैन्स मॉडल जो होता है ये बेसिकली फोकस करता है किसी भी तरीके की इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने की या फिर इंफॉर्मेशन को डिलीवर करने की। स्पेशली ये एनहांस्ड लर्निंग के बेस पर काम करता है। अब मैंने जैसे आपको बताया कि इंफॉर्मेशन को डेवलप एंड उसको प्रोसेस करना, तो इसका सही आंसर डायरेक्टली होगा इंफॉर्मेशन डेवलपमेंट मॉडल, दैट इज ऑप्शन नंबर 3। बाकी के ऑप्शंस भी देख लेते हैं। पर्सनल बायस मॉडल जो होता है ये किसी भी पर्सन के पर्सनल रिलेशनशिप जो होते हैं उस पर फोकस करता है, जैसे कि टीचर और स्टूडेंट के रिलेशनशिप की जब बात की जाए तो वो पर्सनल बेसिस मॉडल होता है। देन वी हैव बिहेवियर ऑल्टरिंग मॉडल। ये स्टूडेंट के बिहेवियर को ऑल्टर यानी कि स्टूडेंट के बिहेवियर को मॉडिफाई और उनको चेंज करने पर फोकस करता है, जैसे कि पनिशमेंट के दौरान बच्चों का क्या बिहेवियर हो सकता है, इन सब चीजों पर ये फोकस करता है। नेक्स्ट है सोशल इंटरेक्शन मॉडल। ये मॉडल बेसिकली सोशल इंटरेक्शन जैसे कि लर्निंग है, ग्रुप वर्क है, डिस्कशन है, इन सब चीजों पर मेजर फोकस रखता है। तो आई होप इस क्वेश्चन से आपके सभी ऑप्शंस बिल्कुल क्लियर हो गए हैं। Which of the following curriculum development models come under technical scientific model? ओके, आप लोगों से यहाँ पर टेक्निकल साइंटिफिक मॉडल के अंदर कौन कौन सी चीजें आती है ये पूछा है। तो पहला है ओपन क्लासरूम मॉडल, टाबास मॉडल, वेस्टिन एंड फेंटिनी मॉडल एंड रोजर्स मॉडल ऑफ इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। सबसे पहले हम ओपन क्लासरूम मॉडल की बात करते हैं। ये एक ऐसा एजुकेशनल अप्रोच होता है जो कि फोकस करता है स्टूडेंट सेंट्रिक लर्निंग पर एंड फ्लेक्सिबल और कोलैबोरेटिव लर्निंग के बारे में ये हमें बताता है। अगला है हमारे पास टाबास मॉडल। टाबास मॉडल जो है ये आपका आता है टेक्निकल साइंटिफिक मॉडल के अंदर। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें टाबास मॉडल की, टाबास मॉडल बेसिकली 6 फैक्टर्स के ऊपर काम करता है, जैसे कि एक पर्सन का, एक स्टूडेंट का एक्सटर्नल फैक्टर क्या है, उनके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, कंटेंट क्या है, टीचिंग की क्या क्या स्ट्रेटेजीज को ये फॉलो करते हैं। देन टीचिंग लर्निंग के एक्सपीरियंसेस को ये इस पर मेजर फोकस रखता है। साथ ही वैल्यूएटिव मेजर्स जो होते हैं, मूल्यांकन के लिए जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, उन पर भी टाबास मॉडल फोकस करता है। तो आपने ये याद रखना है कि टाबा मॉडल आपका टेक्निकल साइंटिफिक मॉडल है जिसमें कि बेसिकली 6 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं जो इस पर काम करता है। Next is there are 4 successive parts of Robert Glazer's basic teaching model. Robert Glazer ने
4 पार्ट्स में अपने टीचिंग मॉडल को डिवाइड किया था, हमें उनको फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले देखते हैं कि रॉबर्ट्स ग्लेजर बेसिक मॉडल क्या होता है। ये बेसिकली एक साइकोलॉजिकल टीचिंग मॉडल है एंड ऑब्वियसली ये रॉबर्ट ग्लेजर के द्वारा डेवलप किया गया था। ये हमें बताता है कि टीचिंग और लर्निंग का क्या रिलेशनशिप है। टीचिंग और लर्निंग के रिलेशनशिप को एक्सप्लेन करने के लिए ये काम आता है। तो टीचिंग लर्निंग रिलेशनशिप के टाइम पर हमेशा सबसे पहले स्टूडेंट्स इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स हमें पता होने चाहिए कि इंस्ट्रक्शंस जो एज अ टीचर आप दे रहे हो उसके क्या उद्देश्य है, उसके क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो इवैल्यूएशन, ये वाला ऑप्शन भी गलत हो जाएगा और ये वाला भी गलत हो जाएगा। सबसे पहले इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। उसके बाद इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स के बाद हमें देखना होता है कि हमारा प्रायर स्टूडेंट्स का प्रायर नॉलेज क्या है, यानी कि स्टूडेंट्स को पहले उस टॉपिक के बारे में या उस फील्ड में कितना नॉलेज है ये जानना ज़रूरी होता है। तीसरा आ जाता है इंस्ट्रक्शनल प्रोसेस, जो कि हमें बताता है कि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को बेहतर बनाने के लिए कौन-कौन सी इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटेजीज हमें फॉलो करनी चाहिए। एंड लास्ट में हमेशा आ जाता है इवैल्यूएशन ऑफ अचीवमेंट, कि हमने इसको आप बोल सकते हो परफॉर्मेंस असेसमेंट, कि जो भी हमने अभी तक किया है पिछले 3 स्टेप्स में, उस परफॉर्मेंस की असेसमेंट करनी है, उसको मूल्यांकन देना है। तो यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। याद रखिए किसी भी टीचिंग प्रोसेस में या फिर जब उसके स्टेप्स अरेंज करने की बात आती है, तो उसका इवैल्यूएशन हमेशा सबसे लास्ट में होता है। ओके स्टूडेंट्स, अगर ये सेशन आपको पसंद आ रहा है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बता दीजिए एंड इसी के साथ नेक्स्ट टॉपिक आप क्या चाहते हो वो भी मुझे बता सकते हो, मैं ज़रूर आपकी रिक्वेस्ट को पूरा करूंगी। नेक्स्ट वी हैव इज which of the following curriculum development models come under non-technical non-scientific model? ओके सो कौन सा मॉडल है जो कि गैर तकनीकी यानी कि टेक्निकल टर्म्स को यूज नहीं करता और गैर वैज्ञानिक मॉडल है। ओके सो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, दैट इज ओपन क्लासरूम मॉडल। ये ओपन क्लासरूम मॉडल जो होता है ये बेसिकली करिकुलम डेवलपमेंट के लिए यूज होता है। ठीक है, ये आपका करिकुलम डेवलपमेंट के लिए यूज किया जाता है, जो कि नॉन टेक्निकल भी है एंड नॉन साइंटिफिक भी है। ये मेजर फोकस रखता है कि एजुकेशन में जो भी चीजें हम करते हैं, जो भी पढ़ाते हैं या पढ़ते हैं, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। ठीक है, इसमें कोलैबोरेशन होना चाहिए, अभी हमने पढ़ा था ये प्रीवियस क्वेश्चन में भी। ठीक है, कोलैबोरेशन होना चाहिए एंड स्टूडेंट की ऑटोनॉमी इसमें होनी चाहिए। ये 3 चीजों पर ओपन क्लासरूम मॉडल फोकस करता है। Next is the field of study which uses role playing, simulation and self-evaluation as strategies for adult learners is known as। आपको बताना है कि वो कौन सा ऐसी एक टीचिंग स्ट्रेटेजी है, लर्निंग स्ट्रेटेजी है जिसमें कि रोल प्लेइंग पर मेजर फोकस रखा जाता है। जो भी स्टूडेंट्स हैं वो खुद को इवैल्यूएट करते हैं, ठीक है, खुद का मूल्यांकन भी करते हैं और सिमुलेशन यानी कि अनुकरण भी करते हैं। ऑप्शंस हैं पेडागोजी, एंड्रागोजी, एथनोबोलॉजी या फिर साइकोलॉजी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, दैट इज एंड्रागोजी। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, इनको हम डिटेल में देखते हैं। देखिए पेडागोजी पे पहले फोकस करेंगे। पेडागोजी का मतलब होता है आर्ट एंड साइंस ऑफ टीचिंग। आर्ट एंड साइंस ऑफ टीचिंग इज कॉल्ड पेडागोजी। ठीक है, छोटे बच्चों को पढ़ाने के लिए स्पेशली पेडागोजी पर फोकस किया जाता है। इसमें जो बच्चे होते हैं, जो भी स्टूडेंट्स होते हैं, वो पूरी तरह से अपने टीचर पर निर्भर करते हैं और टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को बेहतर बनाने के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसका एक एग्जाम्पल है लेक्चर मेथड। ठीक है, इसका एक एग्जाम्पल है लेक्चर मेथड एंड डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। मैंने आप लोगों को कल के लाइव लेक्चर में हमने पढ़ा था कि लेक्चर मेथड, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड क्या होते हैं, टीचर सेंटर्ड अप्रोच होते हैं। तो डायरेक्टली हम ये भी बोल सकते हैं कि पेडागोजी भी टीचर सेंटर्ड अप्रोच पर ही फोकस करता है। ओके, सेकेंड पॉइंट है एंड्रागोजी। एंड्रागोजी बेसिकली अडल्ट एजुकेशन पर फोकस करता है। ठीक है, सो जब भी हम अडल्ट एजुकेशन, अडल्ट लर्नर्स की बात कर रहे हैं, दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट एंड्रागोजी। ये आपका फोकस करता है, लर्नर सेंटर्ड अप्रोच होता है, जैसे ग्रुप स्टडी, रोल प्लेज, ग्रुप डिस्कशन, सिम्युलेशंस, प्रॉब्लम सॉल्विंग। जितने भी हमने कल लर्नर सेंटर्ड
मेथड्स पढ़े थे वो सब एंड्रागॉजी के अंदर आते हैं, टीचर सेंटर्ड मेथड सब पेडागॉजी के अंदर आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शनल इफेक्ट डज नॉट कम अंडर रोल प्लेइंग मॉडल। सो रोल प्लेइंग मॉडल के अंदर कौन सा नहीं आता है। नेक्स्ट ऑप्शन है स्ट्रेटेजीज ऑफ सॉल्विंग इंटरपर्सनल प्रॉब्लम्स, comfort in expressing opinions, fact about social problems and competence in social dialogue. So सामाजिक संवाद में योग्यता जो है वो रोल प्लेइंग मॉडल के अंदर नहीं आता है। ओके, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एक बहुत इजी तरीका, स्ट्रेटेजिक वे जो है वो रोल प्लेइंग मॉडल कहलाता है। अपने ओपिनियन, अपने व्यूज आप कैसे प्रेजेंट करते हो उसमें भी रोल प्ले मॉडल आपको हेल्प करता है। और सोशल प्रॉब्लम्स को, वैल्यूज को अगर लोगों तक पहुंचाना हो, ठीक है, आम जनता तक पहुंचाना हो, तो रोल प्लेइंग बहुत जनरली उसमें यूज किया जाता है। तो इसलिए सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉडल्स for curriculum evaluation considers 3 primary sources of curriculum, namely student, society and subject matter, reflecting this philosophy ऑफ एजुकेशन एंड साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग। सो देखो यहाँ पर ना आपको पूरा क्वेश्चन समझने की जरूरत नहीं है। जब भी स्टूडेंट्स हम फिलोसफी ऑफ एजुकेशन या फिर साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग की, बच्चों की मानसिकता, उनकी मनोवैज्ञानिक तक तो समझने की बात करते हैं, दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट टायलर्स मॉडल। ठीक है, टायलर ने ही ये कहा था कि एक टीचिंग लर्निंग को बेहतर बनाने के लिए, किसी के इवैल्यूएशन के लिए एजुकेशन की फिलॉसफी और लर्निंग की साइकोलॉजी को समझना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। एंड इन्होंने हमेशा 3 प्राइमरी सोर्सेस पर फोकस किया था, स्टूडेंट, सोसाइटी एंड सब्जेक्ट मैटर। In which of the following teaching models the learner is mostly self-directed? जो students हैं वो self-directed होते हैं, यानी कि अपने आप को वो खुद गाइड कर सकते हैं, अपने आप को वो खुद समझा सकते हैं, and is responsible for his or her own learning। जैसे कि कॉलेज लेवल के स्टूडेंट्स होते हैं, अभी आप लोग सब नेट सेट की तैयारी कर रहे हो, आप सभी जो स्टूडेंट्स हो ये आप सेल्फ डायरेक्टेड हो, आपको पता है कि आपके लिए सही है क्या गलत है, ठीक है, आपके साथ कुछ सही हो रहा है, आपका रिजल्ट पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है, आप लोग उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद ले सकते हो। तो इसमें ऑप्शंस है एंड्रागॉजिकल मॉडल, पेडागॉजी मॉडल, फ्लिप क्लासरूम और रिफ्लेक्टिव टीचिंग मॉडल। सही आंसर है एंड्रागॉजिकल मॉडल। ठीक है, अभी हमने पढ़ा था अडल्ट लर्नर्स एंड जो भी अपने लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, सेल्फ डायरेक्टेड होते हैं, वो सब आते हैं आपके एंड्रागॉजिकल मॉडल के अंदर। अब एक होमवर्क क्वेश्चन देती हूँ, हमेशा की तरह कमेंट करके उसका आंसर जरूर बताना। बताइए मुझे कि फ्लिप क्लासरूम क्या होता है या फिर फ्लिप लर्निंग क्या होती है। ठीक है, जो बच्चों ने मेरे कल का सेशन देखा है उनको जरूर ये आता होगा। ठीक है, और जिनको नहीं पता वो भी मुझे कमेंट करके बता सकते हो, मैं इस पे जो वीडियो बनी है उसका लिंक आपके साथ शेयर कर दूंगी। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग करिकुलम डेवलपमेंट मॉडल्स कम अंडर टेक्निकल साइंटिफिक मॉडल। सो टेक्निकल साइंटिफिक मॉडल के अंदर टाबास मॉडल आता है, ओपन क्लासरूम मॉडल आता है एंड गुडलैंड्स मॉडल आता है। ये वाला जो क्वेश्चन है इसको अच्छे से समझ लीजिए, ये टेक्निकल साइंटिफिक मॉडल के पॉइंट्स ना जाने कितनी बार एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं, तो ये आप सबके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। In which model of collaborative learning the main purpose is to develop listening skills in students? So कौन सा ऐसा मॉडल है जो कि स्टूडेंट की लिसनिंग स्किल्स यानी कि सुनने की कौशलता पर मेजर फोकस रखता है, उसको इम्प्रूव करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है? सर्किल ऑफ वॉइसेस, प्रॉब्लम सॉल्विंग, फिश बॉल स्ट्रेटेजी या फिर जिगसॉ स्ट्रेटेजी। सो इसका सही आंसर है फिश बॉल स्ट्रेटेजी। राइट, सो ये स्ट्रेटेजी में क्या होता है, जो छोटे छोटे ग्रुप्स बना दिए जाते हैं बच्चों के, 5 से 6 स्टूडेंट्स का मान लीजिए स्मॉल ग्रुप इस तरीके से बना दिया जाता है एंड इन लोगों को एक टॉपिक दे दिया जाता है, कुछ भी कॉन्सेप्ट दे दिया जाता है और ये क्या हो गया, एक सर्कल बन गया, इसको फिश बॉल कहा जाता है। ठीक है, अब ये 5-6 बच्चे एक पर्टिकुलर टॉपिक पर डिस्कस करेंगे जो इनको दिया गया होगा, और बाकी की जो क्लास है, मान लीजिए बाकी के 40 स्टूडेंट्स जो हैं क्लास में, वो क्या करेंगे, इस सर्कल को
इस बॉल को ऑब्जर्व करेंगे, ये लोग क्या बात कर रहे हैं, क्या डिस्कशन हो रहा है, सही व्यूज़ दे रहे हैं या नहीं, सही डिस्कशन चल रही है या नहीं, ये सब चीज़ों को ऑब्जर्व करेंगे। तो फिश बॉल में ये वाला जो सर्कल है 5 बच्चों का, इसको इनर सर्कल बोला जाता है। एंड जो बाहर वाले बच्चे हैं, जो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं 5-6 लोगों के अलावा, वो सब एक्सटर्नल सर्कल के कैटेगरी में आते हैं। एंड इसमें बोलने का अधिकार सिर्फ ये इनर सर्कल के स्टूडेंट्स को ही होता है। ओके? आई होप स्टूडेंट्स ये सारे क्वेश्चंस के साथ आपके सारे कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर हो गए होंगे एंड यहाँ से आपको एक क्लियर आइडिया भी मिल चुका होगा कि कैसे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट सेशन था। अगर चाहते हो कि ऐसे ही सेशंस को मैं कंटिन्यू करूँ तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।